रूस यूक्रेन के वॉर जोन से ये सबसे बड़ी खबर, जहां मॉस्को में फिर ड्रोन अटैक हुआ है। 48 घंटे में दूसरी बार ड्रोन अटैक को लेकर ये सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से है। हालांकि सरकारी बिल्डिंग को किस तरीके से टारगेट किया गया, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर ये सबसे बड़ी खबर। अब सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, जिसके तहत एक और बड़ी खबर यह है कि अब एयरपोर्ट को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इस बार सरकारी बिल्डिंग को टारगेट बनाकर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी सर्विसेज क्या अब एक्टिव हो चुकी हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उसको लेकर भी अगली बड़ी खबर हमारे पास है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, सीसीटीवी तस्वीरें और ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि अब सरकारी बिल्डिंग को, बड़े बड़े टावर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ड्रोन से हमले के बाद रूस किस तरीके से एक्शन में है, इस बारे में आगे आपको जानकारी दें। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेना ने कई ड्रोन को मार गिराया है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 48 घंटे में दूसरा हमला हुआ है और मॉस्को में इमरजेंसी सर्विसेज अब एक्टिव है। एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया है। मॉस्को के मेयर की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि कई ड्रोन मॉस्को की ओर उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उनको इंटरसेप्ट किया गया और एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है, किसी तरह के बड़े नुकसान की तो जानकारी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है। इमारत पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर देखिए, 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर बड़ी खबर आई और जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो युद्ध का दायरा, हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, मॉस्को सिटी तक आ रहा है, उसका अब असर भी दिखने लगा है, जिसके बाद एयरपोर्ट को भी बंद करने का फैसला कर दिया गया है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल आपके सामने होगी मॉस्को में ड्रोन अटैक को लेकर। एन अटैक का खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे में दूसरी बार जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है इसका जवाब जरूर मिलेगा। ड्रोन से सरकारी इमारतों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन हमले में इमारत की अब 17वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हुई है, यह बताया जा रहा है। हालांकि 17वीं मंजिल पर ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफिस भी बताया जा रहा है। और मॉस्को में मेयर की तरफ से इस बात को लेकर दावा किया गया है कि कई ड्रोन्स को अब मार गिरा दिया गया है। ड्रोन अटैक को रूस ने हालांकि एक बार फिर से आतंकी हमला बताया है और मॉस्को को वैनकूवर एयरपोर्ट से बंद करने का जो बड़ा फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है इमरजेंसी सर्विसेज को अब एक्टिव करने के बाद ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष झा का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष, जो दायरा अब बढ़ते हुए मॉस्को सिटी में कमर्शियल बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग्स पर अटैक का बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है आम लोगों पर इसका असर होगा। यही वजह है कि सबसे पहले एयरपोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल सुरभि, देखिए पहले टारगेट क्रेमलिन था, पहले टारगेट रूसी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर होता था, लेकिन अब टारगेट पर वो जगह है जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और इस वजह से मॉस्को में रहने वाले लोगों में बहुत पैनिक है। शायद इसी वजह से कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे थे कि अब युद्ध जो है वो रूस के भीतर पहुंच चुका है। लेकिन इस वजह से प्रेसिडेंट पुतिन पर या क्रेमलिन पर भारी दबाव होगा कि वो एक बड़ी कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ करे। रही बात, देखिए मॉस्को में जब ड्रोन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया था। चूंकि जब आप एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो वैसी स्थिति में एहतियात के तौर पर आप एयरपोर्ट को बंद करते हैं, एयर इमरजेंसी लागू करते हैं, क्योंकि आने जाने वाली फ्लाइट पर रिस्क होता है कि एयर डिफेंस के मिसाइल उसको कहीं टारगेट ना कर दे। इसलिए थोड़ी देर के लिए मॉस्को के जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है वनुकोवो एयरपोर्ट, उसको बंद कर दिया गया था। फ्लाइट्स के टेक ऑफ या लैंडिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब खबर आ रही है कि वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन 48 घंटे में ठीक
उसी पैटर्न पर हमले हुए, ठीक उसी पैटर्न पर। अगर मैं आपको एग्जैक्टली अब मैं आपके पास उस पैटर्न के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए मनीष आती हूँ। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ संजय सोई सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सोई सर, क्या ये ज़ेलेंस्की की चेतावनी का ही असर है कि रूस की तरफ लौट रहा है ये युद्ध? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ये काफी बड़ा चैलेंज है रशिया के लिए, क्योंकि अगर युद्ध मॉस्को पहुंच जाता है और जिस प्रकार से ड्रोन अटैक हो रहे हैं बार बार, तो एक बार नहीं कई बार हो गए अभी तक मॉस्को में, तो ये एक तरह से सबसे बड़ी बात जो है वो है पुतिन की साख को खतरा, साख को चोट पहुंचाना। आप देखिए मॉस्को में एक बिल्डिंग में डैमेज होना कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि क्या उनकी सेना, लोगों को भरोसा खत्म करना कि उनकी सेना या एयरफोर्स क्या उनको बचाने में सक्षम नहीं है, क्या वहां पर उनका एयर डिफेंस इतना सक्षम नहीं है, क्या रशिया के अंदर लोगों की सपोर्ट मिल रही है जो विरोधी पार्टियां हैं या जो पुतिन के विरोधी हैं। क्योंकि इतनी दूर अगर यूक्रेन से ड्रोन जा रहा है तो कैसे जा रहा है, बीच में कहना कि उनको सपोर्ट है, जो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है या कुछ लोग उनके विरोधी हैं। तो ये जो बड़ी बात है कि शायद इसमें फिजिकल डैमेज इतना ना हो जितना कि ज्यादा साख को खतरा, उनकी इमेज को खतरा, उनकी क्वेश्चन किया जाए उनकी डिफेंस की कैपेबिलिटी को, और कहीं ना कहीं लोगों को खड़ा लेकिन यूक्रेन के साथ सीमा के पास क्रेमलिन और रूसी शहर का अटैक में शामिल हो जाना, ये जाहिर सी बात है एक बड़ी चोट पुतिन को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में चर्चा से पहले ड्रोन हमले को लेकर जिस तरीके से रूस अब एक्शन में है उसको लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद अब एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिस बारे में हमारे सहयोगी मनीष जानकारी दे रहे थे। एयरपोर्ट की सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और इस बीच रक्षा मंत्रालय का यह बयान कि किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। मनीष, ये जो इंटरमिटेंट अटैक हो रहे हैं, इंटरमिटेंट शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हर घंटे में ये अटैक किए जा रहे हैं, और पैटर्न का आप जिक्र कर रहे थे, क्या पैटर्न आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये ड्रोन कहीं यूक्रेन की सीमा से नहीं आ रहे हैं, मॉस्को के आसपास इसको लॉन्च किया जाता है। ज्यादा चांसेस ये है कि वो गाड़ी में भरकर लाते हैं और फिर किसी जगह पर तुरंत असेंबल करके आप लॉन्च करते हैं और फिर वहां से आप हट जाते हैं। तो इसलिए लोकल सपोर्ट इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अब वो लोकल सपोर्ट रूसी भी हो सकते हैं, वो लोकल सपोर्ट वो तमाम यूक्रेनियन लोग जिन्होंने अभी हाल ही में रूसी नागरिकता हासिल की है, जिनके पास रूसी पासपोर्ट है और जो मॉस्को आराम से आते जाते हैं, वो उसमें भी से लोग हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि ड्रोन का अटैक आज की तारीख में न केवल रूस के लिए, पूरी दुनिया की सरकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। याद करिए जिस जमाने में कि आतंकी टिफिन में बम रखकर छोड़ भीड़ बाजार में भाग जाते थे, बट ये कैसे बड़ा संभव हो सकता है था। मनीष? ये संभव कैसे हो सकता है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बड़ा फेलियर क्या है ये, क्या रूसी सिक्योरिटी का? हालांकि ड्रोन हमले को रूस फिलहाल आतंकी हमला जरूर बता रहा है। ये एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां मॉस्को में कई जगह पर ड्रोन से जिस तरीके से हमले हुए हैं, रूसी रक्षा मंत्रालय का इसको लेकर बयान सामने आ रहा है और ड्रोन हमले को वो असफल भी जरूर बता रहा है। लेकिन ओडेत्सोवा और नाफ्रोफर्मिस्क में ड्रोन को अब तबाह किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। संजय सोई सर, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपसे मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, ये कैसे संभव हो पा रहा है कि बॉर्डर एरियाज तक वो डिप्लॉयमेंट करने में भी कामयाब रह रहा है, और एक जगह ऐसी पोजिशनिंग कि अब सीधा मॉस्को सिटी पर वार, वो भी रूस की जमीन से। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए ड्रोन को गिराना इतना आसान नहीं होता है, उसका रडार में नहीं आता है। और जिस प्रकार से अभी मनीष जी बता रहे थे, मैं भी इस चीज से पूरी तरह सहमत है। मैं यही बताने वाला था कि जो डिस्टेंस है यूक्रेन से लेकर मॉस्को तक का, वो वहां तक ड्रोन पहुंचना संभव नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में लोगों की सपोर्ट है, या तो उनके स्पेशल फोर्सेस के लोग वहां पर इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचे हुए हैं, जिनको शेल्टर मिली हुई है, और ड्रोन का सामान आ जाता है बाहर से, वहां असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है, उस प्रकार से अटैक किया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इसके रडार सिग्नेचर बहुत छोटे होते हैं, इनको ढूंढ पाना एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और आज की तारीख में रशिया ने अलग अलग तरीके निकाले हुए कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा ड्रोन के सिग्नल्स को जैम कर देना। सर, क्या रशिया के इन्हीं अलग अलग तरीकों का तोड़ यूक्रेन ने निकाल लिया है? जिस तरीके से बैक टू बैक अटैक किए जा रहे हैं, इंटरमिटेंट अटैक्स के बारे में और बातचीत करना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूं, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। ड्रोन अटैक पर मॉस्को के मेयर की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, जहां मॉस्को में आईक्यू क्वार्टर पर यह हमला हुआ है और पहले भी इसी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है।
17वीं फ्लोर पर ये ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बारे में हमारे सहयोगी मनीष थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे। और 17वीं मंजिल पर रूस का ये एक अहम दफ्तर है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय का ये ऑफिस। अब जिस तरीके से सर इसे टारगेट किया जा रहा है, ये कैसे त्रिपाठी सर संभव हो पा रहा है कि एक ऐसी जगह पर पोजीशनिंग ले ली गई है कि अब कमर्शियल बिल्डिंग्स पर वार हो रहा है, सरकारी इमारतों को 48 घंटे के अंदर बैक टू बैक टारगेट करना आसान हो गया? देखिए, ये पहला नहीं है। इस एक महीने में, अगर पिछले एक महीने में देखें, ये तीसरा अटैक हो रहा है, वो भी मॉस्को के ऊपर। एग्जैक्टली। और इससे पहले अगर आपने न्यूज देखी है, आप लोग ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, यूक्रेन ने अपना खुद का अभी ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है, छोटे ड्रोन्स। जिनके पास बड़े ड्रोन्स हैं वो 35 किलो तक के जो है एक्सप्लोजिव लेके चल सकते हैं। तो आप समझिए, अगर 35 किलो एक्सप्लोजिव लेके चल रहे हैं तो ये काफी डैमेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो डिस्टेंस है, अगर यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को का 893 किलोमीटर है, तो 893 किलोमीटर, हालांकि जो नए ड्रोन्स हैं वो दूरी तक चल सकते हैं, लेकिन इतनी दूर तक जाना मुश्किल है। इसलिए लग तो यही रहा है कि विदिन मॉस्को के आसपास, या हो सकता है जो यूक्रेन मॉस्को का बॉर्डर है रशिया का, उसमें जो है उसने घुसपैठ करके और यूक्रेन वहां से जो है संचालित कर रहा है इन ड्रोन्स को। और ये ड्रोन्स जो डैमेज कर रहे हैं, आप देखिए, लग ये रहा था, हालांकि अमेरिका का पेंटागन ने पिछले महीने बोला था, इनफैक्ट पिछले हफ्ते, कि वो जस्टिफाई नहीं करता। त्रिपाठी सर, लेकिन हकीकत ये है कि रूस में अब भीतर घुसकर जिस तरीके से यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है, अब मॉस्को में बीवर ड्रोन से हमले की आशंका इसके तहत बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी आगे चर्चा से पहले, क्योंकि यूक्रेनी बीवर ड्रोन से हमले की इस आशंका को लेकर मनीष, ये सबसे बड़ी खबर आई है। बीवर लॉन्ग रेंज का ये ड्रोन है, इसके बारे में जानकारी दें मनीष। हालांकि सुरभि, देखिए, मुझे याद है कि कल देर शाम में क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव कह रहे थे कि अभी किस तरह के ड्रोन का इसमें इस्तेमाल हुआ है ये कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि वीवर ड्रोन है या फिर कोई और कामिकाजी ड्रोन जो कि वहां तक पहुंच रहा है, या फिर कुछ ऐसे ड्रोन जो चाइना से आपको इंपोर्ट किए जाते हैं और छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो फिलहाल जो डैमेज हुआ है वो बहुत कम है, तो इससे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव कैरी करने वाला ये ड्रोन नहीं था, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं रहा होगा ये ड्रोन। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत हद तक किस तरह के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी बहुत हद तक खुलासा कर देंगे कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किस तरह के लोगों का है। देखिए, यूक्रेनियन एजेंसी मॉस्को तक पहुंच पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद है दारिया दुगिन की कार को कैसे ब्लास्ट करके उड़ाया गया था, वो यूक्रेनियन एजेंसी का काम था। इस तरह के हमले सेंट पीटर्सबर्ग में हुए थे, वो यूक्रेनियन एजेंसी का काम था। रूस के डीप एसेट्स यूक्रेन में मौजूद हैं। बड़ी बात है आप कह रहे हैं, मैं आपके पास जल्द मनीष पहुंचती हूं, क्योंकि ये कहना भी क्या सही है कि रूस ने अब मॉस्को अटैक का बदला लिया है। रूस ने खार्किव में ड्रोन से अब हमला किया है। ये एक और बड़ी खबर हमारे पास है, जहां खार्किव के मेयर ने 3 धमाकों का ये दावा किया है और ड्रोन अटैक में 2 मंजिला इमारत को क्षतिग्रस्त करने का ये बड़ा दावा किया जा रहा है। वार पलटवार के बाद इस बीच ये सबसे बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब रूस ने भी मॉस्को अटैक का बदला ले लिया है। रूस ने खार्किव में ड्रोन से अब हमले किए हैं। खार्किव के मेयर ने भी 3 धमाकों का यह दावा किया है और ड्रोन अटैक में 2 मंजिला इमारत को क्षतिग्रस्त करने का यह दावा किया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि मॉस्को अटैक के बीच ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। पुतिन 10 साल भी जिंदा नहीं रहेंगे, यह ज़ेलेंस्की का कहना है। रूस जैसे सीरिया में लड़ा, वैसे यूक्रेन में लड़ रहा है और रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम भी रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन को नष्ट करने में असमर्थ भी रहा है। हालांकि मनीष, इस बारे में एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान इस तरीके के जब सामने आते हैं, पहले कहते हैं कि पुतिन है ही नहीं, अब कहते हैं कि 10 साल भी वो नहीं जिंदा रह पाएंगे। यानी काउंटर ऑफेंसिव के तहत इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ एक बड़ा दबाव बनाने की रूस पर कोशिश हमेशा ज़ेलेंस्की की रही है। देखिए सुरभि, पुतिन को ज़ेलेंस्की को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम ज़ेलेंस्की ये मानते हैं कि पुतिन 10 साल जिंदा रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रूस का कोई भी दुश्मन देश अभी फिलहाल ये कहता है कि पुतिन इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। इससे पहले हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन तो जिंदा ही नहीं है। तो खैर, ज़ेलेंस्की ऐसे बयान देते रहे, लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है जब वो ये कहते हैं कि रूस ने दरअसल यूक्रेन पर कब्जा करने में असमर्थता हासिल की है। यही बयान पुतिन पर ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब देना चाहूंगी
जहां पर राष्ट्रपति पुतिन पर जेलेंस्की का यह बयान सामने आया है और पुतिन 10 साल भी जीवित नहीं रहेंगे, यह बयान दिया गया। हालांकि यूक्रेन युद्ध ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, यह भी दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। युद्ध से यह साबित हुआ कि रूस हमें नष्ट करने में असमर्थ रहा है। और इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जेलेंस्की के उस कॉन्फिडेंस को लेकर है संजय सोई सर, जहां वो बार बार ये कह रहे हैं कि रूस हमें नष्ट करने में असमर्थ रहा है और रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में अब नाकाम साबित हो चुका है। संजय सोई सर, बिल्कुल, आप देखिए, ये तो वाकई में कई बार मुझे हंसी आती है जो जिस प्रकार से बयानबाजी आती है कि झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। मतलब सारी दुनिया को पता है कि रशिया ने अभी तक क्या हासिल किया है, क्या डोनबास रीजन है, लुहांस्क का इलाका है, ये सब दुनिया को पता। और वो कह रहे कि कब्जा करने में समर्थ नहीं रहे। और दूसरी बात वो कह रहे 10 साल की जैसे भविष्यवाणी कर दी। आज जैसे मनीष जी बताते, उससे पहले आप देखिए कि 6-7 महीने पहले अमेरिका और यूरोप वो कहते थे पुतिन तो 1 साल भी जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें कैंसर है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बयानबाजी तो ये आधी तो जेलेंस्की अपनी जनता के लिए कर रहे हैं कि जो उनकी यूक्रेनियन जनता आज जिस प्रकार से काउंटर ऑफेंसिव फेल हुआ है, जिस प्रकार से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी करने में आज आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पा रहे, तो यही कारण है कि अपनी बयानबाजी के द्वारा ही शायद इस बयानबाजी में सर न्यूक्लियर थ्रेट का बार बार जिक्र किया जाता है। एक और बड़ी खबर है, रूस की परमाणु अटैक वाली धमकी पर अब अमेरिका का पलटवार हुआ है, जहां मेदवेदेव के बयान की अमेरिका ने आलोचना भी की है। मेदवेदेव का बयान भी बता देते हैं। यूएस कह रहा है कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। मेदवेदेव ने कहा था यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सफल तो परमाणु अटैक, ये बड़ा बयान सामने आया था। हालांकि जिस तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर ये बयानबाजी की जाती है, अमेरिका की तरफ से भी अब ये बड़ा बयान सामने आया है। बताएंगे आपको रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से आखिर क्या कहा गया था, और इस बयान के आधार पर आगे चर्चा करेंगे, जिसमें रूस को लेकर न सिर्फ उसके असमर्थ होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि यह भी मेदवेदेव के बयान की बात जिसकी अब अमेरिका ने आलोचना की है। हालांकि यहां इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बता रहे हैं रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए अगर नेटो समर्थित यूक्रेन का ऑफेंसिव सफल रहा और उन्होंने हमारी जमीन के एक हिस्से को टुकड़ा किया, तो हम रूसी राष्ट्रपति के एक आदेश के नियमों के मुताबिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाएंगे। कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमारे दुश्मनों को हमारे जवानों की सफलता के लिए दुआ करनी चाहिए। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैश्विक परमाणु युद्ध ना भड़के। सुरक्षा परिषद, रूस के सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से यह बयान सामने आया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन ने अपने ड्रोन एक्सपोर्ट पर अब बैन लगा दिया है और यूएस और रूस को बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये चाइनीज ड्रोन भेजे जा रहे थे, ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चीन ने अपने ड्रोन एक्सपोर्ट पर अब बैन लगाने का फैसला ले लिया है और चीन ने वैश्विक सुरक्षा का जो हवाला दिया है। मनीष, इस बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि सितंबर से इस नियम को लागू किए जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, रूस हो या अमेरिका हो या बहुत सारे देशों में चीन से बने बनाए ड्रोन जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब चीन का कहना यह है कि हम ये ड्रोन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। रूस में तो मैंने खुद ही, चाहे वो फ्रंट लाइन पर हो या मॉस्को में हो, मैंने हजारों की संख्या में चाइनीज ड्रोन देखे हैं। वही हालत अमेरिका में भी है। तो चीन अब कह रहा है कि हम वो ड्रोन नहीं भेजेंगे या बहुत कम मात्रा में भेजेंगे। अब इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या चीन खुद तैयारी कर रहा है? क्योंकि चीन में ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सिविलियन हो या डिफेंस की लेवल पर हो। लेकिन हाँ, चीन की जो दलील है वो तो फालतू दलील है। चीन कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए हम ये ड्रोन एक्सपोर्ट ना करें। आपको लगता है कि चीन का ये रियल मकसद है? चीन का मकसद कुछ और है। मुझे लगता है कि उसको डीप में समझने की जरूरत है, क्योंकि चीन बड़े पैमाने पर ड्रोन के अब मिसयूज करने की तैयारी में जुटा है। इसी आधार पर एक रिपोर्ट यहाँ पर मनीष दिखाना चाहेंगे और मैं चाहूंगी हमारे गेस्ट और आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जिस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने मॉस्को को दहला दिया उसको लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मॉस्को पर हमले के लिए वो ड्रोन ना तो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए और ना ही किसी दूसरे देश ने यूक्रेन को भेजे। सवाल यही उठ रहा है, आखिर यूक्रेन के पास इतने विनाशक हथियार आए कहां से, जिसने रूस में कई बार तबाही मचाकर रख दी है। एक खास रिपोर्ट अब आपके सामने होगी, जिसके आधार पर जानिए मॉस्को को दहलाने वाले ड्रोन की ये पूरी कुंडली और उसका क्लोन कनेक्शन आखिर है क्या।
मॉस्को में घमासान, बीवर का कोहरा। यूक्रेन का नया हथियार, क्रेमलिन में हाहाकार। जिस अटैक से मॉस्को दहल गया, क्रेमलिन में कोहराम मच गया। उसके पीछे जिस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया, उसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अटैक के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन से मॉस्को पर अटैक किया गया और उस ड्रोन का नाम बीवर है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यह पहली दफा नहीं है जब रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने बीवर का इस्तेमाल किया। इससे पहले के हमलों में भी बीवर कहर बरपा चुका है। यानी बीवर यूक्रेन का ऐसा साइलेंट शिकारी है जो चोरी छिपे आकर अपने टारगेट को ध्वस्त कर देता है। बीवर का इस्तेमाल जितनी बार भी यूक्रेन ने किया है, वो हर दफा रूस को दहलाने में कामयाब रहा है। इसके पीछे बीवर की कई खूबियां हैं। बीवर की रेंज 1000 किलोमीटर है, 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे है। करीब 30 किलो पेलोड की क्षमता है। तो यूक्रेन के नए हथियार बीवर ड्रोन के बारे में आपने यहां देखा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। ब्लैक सी में रूसी नाकेबंदी में लगी सेंध को लेकर 6 जहाजों ने ब्लैक सी में अब प्रवेश किया है। यह बड़ी खबर है। इजरायली जहाज डान्यूब की एंट्री को लेकर यह खबर आई है, जहां तुर्की और जॉर्जिया के जहाजों की भी एंट्री हुई है। हालांकि यूएस P-8 एंटी शिप विमान जिस तरीके से ये सुरक्षा दे रहे हैं, इसको लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। यानी 6 जहाजों ने अब ब्लैक सी में प्रवेश कर लिया है। क्या संकेत मनीष इसको लेकर मिल रहे हैं? ब्लैक सी में रूसी नाकेबंदी में लगी सेंध को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट भी दिखाना चाहते हैं, जहां महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को में ये ड्रोन स्ट्राइक की जा रही हैं और यूक्रेन के लिए यह बाएं हाथ का खेल भी साबित हो रहा है। शायद तभी तो बीते 2 महीने में मॉस्को में दर्जनों की तादाद में ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिसमें क्रेमलिन अटैक भी शामिल है। एंग्री पुतिन के मॉस्को इंतकाम ने आधे से ज्यादा यूक्रेन को कैसे दहला दिया है। यूक्रेन के 10 शहरों में भीषण तबाही मचा दी है, लेकिन इसे शुरुआत बताया जा रहा है। एंग्री पुतिन के प्रतिशोध का महज ये ट्रेलर भर है, क्योंकि अब यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा जो बेहद विनाशक अंदाज में आएगा सामने। Прикиньте. मॉस्को ड्रोन हमले की आग शांत होने से पहले ही आधे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। रूसी ब्रिगेड की तरफ से ऐसा प्रहार किया गया, जिसके बाद यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल गया। यूक्रेन के 10 शहर तो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 10 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। दरअसल यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने सीधे पुतिन को चैलेंज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सरजमीं पर रूसी डिफेंस ने ड्रोन, MLRS, मिसाइल्स, आर्टिलरी, टैंक और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। खार्किव से लवीव तक, सूमी से ज़पोरिजिया तक, पोल्टोवा से चेनिहिव तक, क्रामातोर्स्क से स्लोवियांस्क तक, खेरसोन से डोनेट्स्क रीजन तक रूस ने भीषण बारूदी प्रहार किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस के हमले में यूक्रेनी फौज के 660 जवान मारे गए।
सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के खेरसोन रीजन में हुआ, जहां रूसी डिफेंस ने 358 प्रोजेक्टाइल अटैक किए, पोर्टार, आर्टिलरी, ग्रैंड एमएलआरएस और ड्रोन से हमले किए। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मॉस्को की आईक्यू क्वार्टर पर ड्रोन अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। इमारत के अंदर की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। ड्रोन अटैक में इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से अब रशियन मिनिस्ट्री की डिजिटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और मास मीडिया की ये इमारत बताई जा रही है जिस पर अटैक हुआ है, यानी जिस तरीके से इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, ये अंदर की तस्वीर अब आपके सामने है, जहां पर देखिए मॉस्को की ये आईक्यू क्वार्टर पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो अब जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, अंदर की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां इमारत की अलग अलग मंजिल पर बैक टू बैक ये टारगेट किए गए हैं। 17वीं मंजिल पर अटैक किया गया है जहां पर सरकारी ऑफिस बताए जा रहे हैं और अंदर की ही ये तस्वीर सामने आई है जहां ड्रोन के जरिए सब कुछ अंदर तहस नहस किया जा चुका है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा संजय सोई सवाल यही था सर कि अब टारगेट पर सरकारी इमारतों को लिया जा रहा है और यह बहुत आसान हो चुका है, हाई राइज बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर ड्रोन के जरिए अटैक करना। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज आज दुनिया में जो आया है वो है ड्रोन। Exactly. एक नई जो टेक्नोलॉजी है, इसने पूरा लड़ाई का एक नजरिया, लड़ाई का तरीका ही बदली कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश में इसका काउंटर ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया है। क्योंकि अगर इसका रडार साइज बहुत छोटा होता है, इसका पता चलाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, बहुत बड़ा रनवे नहीं चाहिए, तो इसको पता लगाना काफी मुश्किल होता है। कहीं आसपास से, क्योंकि कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, आसपास से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है। खास तौर से जब अनफॉर्चुनेट पार्टी हो रहा है कि अभी सिविलियन बिल्डिंग टारगेट की जा रही है, Exactly. जो कि एक तरह से ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने सेनाओं की लड़ाई हो रही है, उसमें बीच में सिविलियन के ऊपर हमला करना किसी प्रकार से जायज नहीं है, चाहे वो रशिया के द्वारा हो या यूक्रेन के द्वारा हो। दूसरी बात ये भी लग रही है कि इसके द्वारा ये लगता है कि शायद इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी कम है, काफी दूर से इनको लॉन्च किया जा रहा है और कहीं भी जाके किसी बिल्डिंग पर टकरा रहे, या फिर अगर इन्होंने आईक्यू क्वार्टर को किया जो उनका डिजिटल कम्युनिकेशन का है, क्या वो उनका कोई सिस्टम था, कोई हेडक्वार्टर है, तो फिर ये बताता है कि काफी पिन पॉइंट अटैक है। बट ये कोई पहली बार नहीं है ना सर। त्रिपाठी सर, मैं चाहूंगी इस पर आप ज्वाइन करें। ये कोई पहली बार नहीं है कि रूस के अब अलग अलग खास इमारतों को टारगेट किया जा रहा है और यही नतीजा है कि ड्रोन का, क्योंकि रूस के पास कोई तोड़ नहीं है, इतना संभव हो पाया है कि उसी की जमीन पर आकर पोजीशनिंग लेकर सरकारी इमारतों तक ड्रोन अटैक संभव हो पा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी आपने जो कहा, एक चीज मैं उसमें बताना चाहूंगा कि ये पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं अभी। ये इट्स नॉट दैट कि वो जा करके फ्री फ्लाइंग ऐसे ही जा करके अटैक कर गया। और दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, जो अभी आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कि यूक्रेन ने अपना ड्रोन बनाना शुरू किया। हाँ जी। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो ड्रोन वो बना रहे हैं, सिर्फ $200 में ड्रोन बना सकते हैं, जो छोटा है। दूसरा, 2 दिन पहले पहली बार यूक्रेन ने पब्लिक व्यू में एक सी ड्रोन दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 21st सेंचुरी का सी ड्रोन है, जो कि रूस के किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रूस का दावा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये यूक्रेन का दावा है, और यूक्रेन ने यह भी कहा कि रूस के पास जो भी ड्रोन है वो 20वीं शताब्दी के हैं, 20th सेंचुरी के हैं, हमारी 21 के हैं। इसका मतलब यूक्रेन ड्रोन बनाने और इसको उपयोग करने में अभी काफी कॉन्फिडेंट हो गया है, और यही कारण है सर, उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि मनीष, हमारे सहयोगी, लगातार हमें एक्सक्लूसिव इनपुट दे रहे हैं कि किस तरीके से 48 घंटे में बैक टू बैक कई बार अटैक किए जा चुके हैं। और नतीजा यह है कि भले ही रूस इसे आतंकी हमला कहे, लेकिन हकीकत यह है कि रूस की जमीन पर पहुंचकर रूस के अंदर अटैक करना यूक्रेन के लिए ड्रोन के आधार पर बहुत संभव नजर आ रहा है। और अब फिलहाल एयरपोर्ट्स को बंद करने का फैसला भी इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि अब सिविलियंस भी टारगेट पर आ चुके हैं।